नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव है और इस उपचुनाव से सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ तय होना है और उपचुनाव को लेकर ढेर सारी खबरें, बहुत सारा सस्पेंस और इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सवाल जिस सवाल से मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहता हूं, जो सवाल मेरे जहन में है, दर्शकों के जहन में भी होगा कि आरजेडी ने, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, उनको सिंबल जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आमतौर पर जो राजनीति की रवायत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है और हमने ये देखा है तारापुर कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव में ये हुआ था, मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। इस बार बीजेपी ने ये नहीं किया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, आरजेडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रही है। अलग अलग तरीक़ों से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, इस अंतर की क्या वजह देख पाते हैं? इस अंतर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो पिछले 1-1.5 महीने से बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, जो उथल पुथल चल रहा है, मोटा मोटी तौर पर जब महागठबंधन एनडीए का विघटन और महागठबंधन का विस्तार, वहाँ से इस चीज़ को जोड़ के मैं देखता हूँ। 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। आरजेडी आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस करेगी। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने सीधा सिंबल जारी कर दिया। अमूमन तौर पर बाई इलेक्शंस में या किसी भी इलेक्शन में कैंडिडेट का जब अनाउंसमेंट होता है तो पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के माध्यम से वो अपने मैसेज को रखती है। न सिर्फ उम्मीदवार का नाम अनाउंस करती है बल्कि मुद्दे भी अनाउंस करती है और कार्यकर्ताओं में एक जोश आता है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी भी सरकार से बाहर आने के सदमा से उबर नहीं पाई है। वहीं आरजेडी का उत्साह अभी इतना है कि वो बाई इलेक्शन को भी एक इतने बड़े आयोजन पर लेके चलने की कोशिश कर रही है जिससे उसके कार्यकर्ताओं का जोश, जो पिछले 2 महीने पहले जो इसमें एक्सेलेरेटर डाला गया था, उस एक्सेलेरेटर को अब वो 3rd गियर से 4th गियर में डाल के मतलब अपने पूरे माहौल को एक गति देने की कोशिश में है। बीजेपी बैकफुट पे दिख रही है, आरजेडी फ्रंट फुट पर दिख रही है। ये स्थिति तब है जब पिछले 48 घंटे या पिछले 5 दिनों के राजनीतिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग चर्चा करें तो आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के बावजूद आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और भाजपा उस घमासान का फायदा उठाने में भी पिछड़ती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचता हुआ एक तरीके से चेहरा छुपाने की कोशिश। चूंकि भाजपा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, एक बड़ा सवाल भाजपा के पास मोकामा को लेकर खास करके ये होगा कि क्या भाजपा के पास मोकामा विधानसभा का कोई भी अपना कार्यकर्ता नहीं था। आयातीत उम्मीदवार उतारने और उसके बाद उसको लेकर जो सवाल खड़े होंगे, उस सवाल से बचने की ये कोशिश है भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचना। नहीं, लेकिन सवाल यह भी है सर कि ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्या जो तय है वही होने जा रहा है या कोई सरप्राइज भी आप देख रहे हैं? तय से मेरा मतलब है, एक तो गोपालगंज को लेकर जो हमारे पास जानकारी है, मोहन गुप्ता को आरजेडी वहाँ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। मोकामा को लेकर सस्पेंस है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब उम्मीदवारों के ऐलान में देरी हुई, नीलम देवी ही उम्मीदवार होंगी आरजेडी से या फिर जेडीयू का कोई प्रेशर काम कर जाएगा? अगर कोई प्रेशर है जेडीयू का इसको लेकर तो ये तो 11th आवर पर अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 99.99% ये तय है कि आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी ही होंगी, जो कि निवर्तमान विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि चीजें वैसी ही घटित हो रही हैं जैसे अनुमान लगाया जा रहा था। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि परिणाम भी वैसा ही आएगा जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये राजनीति है, यहाँ रातों रात चीज़ों में परिवर्तन होता है और कुछ एक घटनाएं बड़ी दूर तक असर करती हैं। ध्यान देना होगा कि इस पूरे इलेक्शन के बीच में 2 बड़ा पर्व बिहार में आ रहा है जी। एक दीपावली और दूसरा छठ है। छठ एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में कहा जाता है कि वाशिंगटन डीसी में भी बैठा हुआ बिहारी
छठ के दिन उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो बिहार में चला आए। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बड़ी संख्या बिहार में है जो कि बिहार से बाहर रहते हैं और छठ में वो बिहार आएंगे। अनुमानतन 10 से 15 लाख लोग आते हैं। अगर उसको असेंबली वाइज देख लिया जाए तो 25-30 हजार की संख्या वहाँ बन सकती है। क्या कह रहे हैं मोकामा में, या 5,000 की ही संख्या। ये जो बाहर से आने वाले जो प्रवासी बिहारी होंगे जी, ये माहौल बनाने में बड़े कारगर होंगे, क्योंकि इनके पास एक व्यापक बड़ा दृष्टि होगा, लोकल से एक बड़े फलक पर ये जिंदगी जी के आ रहे हैं। इनके पास अपने क्षेत्र को लेकर एक सिंपैथी भी होगी, अपने समाज को लेकर एक संवेदना भी होगी। ये एक दिन के इवेंट पर आएंगे नहीं, छठ 4 दिन का महापर्व होता है। 4 दिन यहाँ रुकने के बाद संभव है कि ये बाहर से आने वाली जो टीम है वो जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान में कुछ फेरबदल करवा दे। इसलिए मेरी समझ ये कहती है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको पकड़ने में और उनको कन्विंस करने में। एक बड़ा दिलचस्प सवाल यह भी है सर कि अगर नीलम देवी ही उम्मीदवार होंगी, आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ेंगी, क्या नीतीश कुमार, क्या ललन सिंह, क्या जेडीयू के दूसरे बड़े नेता नीलम देवी के लिए वोट मांगने मोकामा जाएंगे? और फिर अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा, क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी? ये बड़ा सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दिलचस्प सवाल है जी। क्योंकि जिस समय 2015 में निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे थे अनंत सिंह, उसके पहले ही कुछ एक घटनाओं को लेकर इनको पार्टी से निकाला गया था, ये पार्टी से रिजाइन किए थे। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि इस तरीके के जितने भी तत्व हैं वो हमारी पार्टी को जितना जल्दी हो छोड़ दें, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में रहें। ललन सिंह से अनंत सिंह का व्यक्तिगत राजनीतिक लड़ाई है, ये जग जाहिर है। अब दोनों एक ही गठबंधन में हैं। नीति कहती है कि इन लोगों को अनंत सिंह को मदद करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलायंस में हैं। अगर ये यहाँ मदद न करे, दूसरे जगह उनकी टीम इनको मदद ना करे तो अलायंस चलेगा नहीं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर सच ये है कि शायद ही ये लोग मदद करें, क्योंकि कटुता निजता में बदल चुकी है। निजी राजनीतिक लड़ाई जो है वो निजी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। अगर ये मदद नहीं करते हैं तो ये महागठबंधन की सेहत पर भी कहीं ना कहीं एक अपना प्रभाव छोड़ेगा, और अगर ये मदद करते हैं तो यकीन मानिए ये भी महागठबंधन की सेहत पर असर छोड़ेगा। लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल अभी भी समय के गर्भ में है। और ये दिलचस्प सवाल है, देखिए निकल के आता है क्या नीतीश कुमार स्वयं इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ललन सिंह जाते हैं नहीं जाते हैं। चूंकि जदयू से अगर ये 2 नेता नहीं जाते हैं तो किसी और नेता के जाने आने का कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, बिहार उपचुनाव को लेकर जितने सवाल हमारे जेहन में थे, दर्शकों के जेहन में जो हम समझते हैं वो सवाल होंगे, उसके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को, बिहार के चुनावों को दशकों से बहुत बारीकी से देखते हैं और फिर उसका बहुत सटीक विश्लेषण इन सर के जरिए हम आपको पहुंचाते हैं। तो इस रिपोर्ट में, इस विश्लेषण में इतना ही। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। इस वीडियो में अगर आपको सब कुछ पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।